वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसका नाम क्षमा था और उसने मुझे बताया कि उसके पिताजी एक तांत्रिक थे और वो भी तांत्रिक विद्या के बारे में काफी कुछ जानती थी। हेलो फ्रेंड, राम राम राधे। वेलकम है टू माय चैनल वेलकम कृष्णा पी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी प्यारी सी स्टोरी। एक रात 3 बजे मेरे बेडरूम की खिड़की के बाहर चमकती रोशनी और तेज धूप की गंध थी। मैं बाहर आ गया था और मैंने अपनी माँ को जगाया और उनसे खिड़की बंद करने को कहा। और मुझे यह भी याद आया कि यह खिड़की तो मैंने बंद कर दी थी, लेकिन मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। पहले तो माँ नींद में बड़बड़ाई और उसके बाद माँ ने खिड़की बंद कर दी। ये कहते हुए माँ सो गई कि अपने कमरे की खिड़की भी बंद नहीं कर सकता। इतना बड़ा हो गया है तब भी इसके कमरे की खिड़की मैं ही बंद करूं। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मुझे रात की बात पर हंसी आई। मुझे लगा कि यह एक कल्पना थी। मैं बाहर आया और मैंने इसके लिए माँ से क्षमा मांगी। समय बीता। अब उस घटना के लिए लगभग 5 साल हो चुके थे। समय बीता और मुझे एक बहुत खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया था और मैं आज उसके साथ डेट पर था। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसका नाम क्षमा था और उसने मुझे बताया कि उसके पिताजी एक तांत्रिक थे और वो भी तांत्रिक विद्या के बारे में काफी कुछ जानती थी। शायद यही कारण था कि मैं उसकी तरफ आकर्षित हुआ, क्योंकि मुझे भी इस प्रकार की चीजों में बहुत रुचि थी। हालांकि मैं उसके पिताजी से अभी तक मिला नहीं था। मेरी क्षमा से पहचान एक सोशल साइट से हुई थी। बातों बातों में उसने मुझे बताया कि उसकी दोस्त मोनिका कहीं बाहर गई थी तो वह घर पर रुकी थी और उसे मोनिका के घर पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, ऐसा जैसा कि उसे महसूस नहीं होना चाहिए। उसे लगा कि उसके अलावा भी इस घर में कोई है, जो है तो मगर मुझे अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। मैंने जब मोनिका से बात की तो उसने भी मुझे बताया कि हाँ, यहाँ पर कुछ दिनों से कुछ तो डरावना हो रहा है। तब मैंने कहा कि ठीक है, मैं इसे सही कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ सामान चाहिए। इससे पहले कि मैं मोनिका के घर पर कुछ करती, अगले दिन ही मोनिका की मौत की खबर आई। मोनिका मर चुकी थी और मैंने भी उस घर को छोड़ दिया। अब उस घर में कोई नहीं रहता। क्या आप उस घर में चलना चाहेंगे? ये बहुत रोमांचकारी होगा। क्षमा ने कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? ये बात सच है कि मैं इन चीजों में इंटरेस्ट रखता हूँ, लेकिन मैं इसे लेकर पागल नहीं हूँ। क्षमा बोली, अरे यार, मैंने तो झूठ कहा था। वहाँ कोई भी भूत प्रेत नहीं है। वो रूम अभी भी खाली है और वहाँ पर मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं होगा। बोलो, क्या ख्याल है? क्षमा के इस कातिला अंदाज पर मैं फिदा हो गया और वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। जब मैं उस घर पर पहुँचा तो मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे चुपके से देख रहा हो, लेकिन मैंने इसे वहम समझा और अंदर आ गया। यार, ये रूम कितना मनहूस दिख रहा है। कितने दिनों से खाली है ये? मैंने क्षमा से पूछा। बस कुछ दिनों से ही, क्षमा ने छोटा उत्तर दिया और हम दोनों उस घर के बेडरूम में आ गए। फिर मैंने एक बहुत रोमांटिक सा गाना चलाया और हम दोनों उस पर डांस करने लगे। क्षमा ने दोनों हाथ मेरे कंधे पर रखे हुए थे और उसने अपनी आंखें भी बंद कर रखी थी।
वो तो उस रोमांटिक संगीत में पूरी तरीके से खोई हुई थी और मदमस्त होकर डांस कर रही थी। तभी मुझे हॉल में किसी के चलने की आवाज आई। ये भ्रम नहीं हो सकता, जरूर यहाँ पर कुछ है। मैं चुपचाप से बेडरूम से बाहर आया और धीरे से हॉल में झांका, लेकिन मुझे वहाँ कुछ भी नहीं दिखा। मैंने गेस्ट रूम में भी देखा, मगर मुझे वहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तभी मैं वापस लौटने लगा, लेकिन अचानक से मुझे वहाँ पर एक काला मानव शरीर दिखाई दिया। वह एक परछाई थी भूत की। मैं जल्दी से बेडरूम की तरफ भागा। मैं बहुत घबराया हुआ था। मैं बहुत जोर से चिल्लाना चाह रहा था, मगर मेरी आवाज थी कि निकल ही नहीं रही थी। मैंने देखा क्षमा वहाँ नजर ही नहीं आ रही थी। अब धीरे धीरे मुझे सारी बातें समझ आ रही थीं। मैं तेजी से वहाँ से भागना चाहता था, मगर जैसे ही मैंने भागने की कोशिश की, मेन गेट पर क्षमा खड़ी हुई थी। उसके पैर उल्टे थे और उसने सफेद कलर का गाउन पहना हुआ था और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। मैं बुरी तरीके से डर गया। अब मुझे लगा कि मैं नहीं बच सकता। अब तो मुझे कोई बचा ही नहीं सकता। मैंने यहाँ आकर जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने इस लड़की पर क्यों यकीन किया? क्यों मैं इस लड़की के चक्कर में पड़ गया? मैंने इस लड़की के चक्कर में पड़कर ही सबसे बड़ी गलती की है। मैं ये सोच ही रहा था कि जब तक क्षमा मेरे करीब आ गई। क्षमा ललचाई हुई नजरों से मुझे देख रही थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं, उतली सफेद रंग की थीं और आंखें काले रंग की। देखते ही देखते वो छत पर लटक गई और उसका चेहरा बहुत ही डरावना था कि जिसे देखकर मुझे उल्टी आ रही थी। उसका चेहरा ऐसा था जैसे जला हुआ और उसके चेहरे के जख्मों से कीड़े निकल रहे थे। कोई इतना बदसूरत और इतना भयावना कैसे हो सकता है? उसे देखकर जितना मुझे डर लग रहा था, उतनी ही वो घिनौनी भी लग रही थी। उसे देखकर तो मुझे उल्टी आ रही थी। तभी छत पर लटके लड़के उसने दोनों हाथ मेरी तरफ बढ़ाए और मुझसे कहने लगी, डार्लिंग मेरे पास आओ। उसके हाथ भी बड़े घिनौने थे। उसके हाथों से खून टपक रहा था और जख्मों से कीड़े निकल रहे थे। तभी उसने फिर कहा, डार्लिंग मेरे पास आओ। तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? ऐसा कहते हुए वो बहुत जोर जोर से हंसने लगी। जैसे ही उसने अपनी बदसूरत बाहें मेरी तरफ बढ़ाई, मैं डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और भगवान को याद करने लगा कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मुझे बचा लो। और मेरे गिरते ही हनुमान जी का लॉकेट जो मेरे गले में पड़ा था वो बाहर निकल गया और वो उस लॉकेट को देखकर चिल्लाने लगी और मुझसे दूर भागी। और फिर मैंने गले का लॉकेट हाथ में पकड़ लिया और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए मैं घर से बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठकर भाग गया। मैंने सोचा कि आज तो मुझे नया जन्म मिला है। उस दिन के बाद से मैंने अपना सोशल साइट्स का अकाउंट हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? मुझे विश्वास है कि आपको बहुत पसंद आई और आप लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए मैं बबली मिश्रा लेती हूँ आपसे इजाजत और मेरी तरफ से
आप सभी लोगों को राम राम राधे।